मैं देवेश। आज आप सबका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे यूपी जीके, तो आज ये यूपी जीके का सेकंड क्लास है। तो चलिए आइए देखते हैं कि यूपी जीके के सेकंड क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं। आइए चलिए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि यूपी से जो सटे ज़िले हैं या जो सटे राज्य हैं वो कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश है और 1 विदेश है जो कि नेपाल है। तो जैसे कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा, सीमाएँ और प्रशासनिक विभाजन। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो 7 ज़िले हैं, वो उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था 7 ज़िलों को, तो वो जो 7 ज़िले हैं जो कि उत्तर में होंगे, वो सीमा बनाते हैं उत्तराखंड के साथ। साथ में यही नीचे वाला जो कुछ पोर्शन है, इधर वाला, यहाँ पूरा नेपाल है। और बिहार में तो ये पूर्व में बिहार है ही, झारखंड नीचे सोनभद्र की तरफ था। मध्य प्रदेश पूरा जो दक्षिणी सीमा है उत्तर प्रदेश का, उसमें पूरा मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। राजस्थान का बॉर्डर उधर मथुरा और आगरा के साथ मिलता हुआ है, 2 ज़िलों के साथ। हरियाणा का बॉर्डर पूरा दिल्ली वाला है। और दिल्ली तो 2 ज़िले हैं ही, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद का है। तो कुल मिला करके 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 नेपाल, कुल 10 जगह से उत्तर प्रदेश का सीमा लगता है। जिसमें कि जो 8 राज्य हैं उसमें है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और एक जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दिल्ली, और एक जो विदेश है उसको वो है नेपाल। और जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि कुल 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में और 18 मंडल हैं। उसमें भी सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ वाला मंडल है। और उत्तर प्रदेश में कुल आर्थिक संभाग 4 हैं, जो कि बटे हुए हैं पूर्व, पश्चिम, मध्य और बुंदेलखंड में। जिसमें कि पश्चिमी संभाग में 30 ज़िले, पूर्वी संभाग में 28 ज़िले, मध्य संभाग में 10 ज़िले और बुंदेलखंड वाले संभाग में 7 ज़िले हैं। और जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि एक थोड़ा कन्फ्यूजन था कि कौन सा नया मंडल बना है सबसे नया, तो वो अलीगढ़ मंडल ही है, कोई और मंडल नहीं है। जो सबसे नया मंडल है उत्तर प्रदेश का वो है अलीगढ़ मंडल। और जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में बात किया था। तो जो एग्जैक्ट जैसे हम लोग अगर उत्तर प्रदेश को बीच में से काटे हैं, अगर हम लोग इस उत्तर प्रदेश को बीच में से काटे तो उत्तर प्रदेश ऐसा ही दिखेगा, जो कि उत्तर की तरफ पहाड़ हैं, शिवालिक और कुमाऊं हिमालय वाले, बीच में गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र हैं, फिर उसके बाद जो पठारी क्षेत्र है, दक्षिण का पठारी क्षेत्र, जिसकी ढाल उत्तर की तरफ है। ये जो आखिरी वाला पोर्शन मानिए आप, वो है दक्षिण, और ये जो पोर्शन है आपको उत्तर की तरफ मान के चलिए। तो ये जो दक्षिण है उसका पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। इसको भी बहुत आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है। और जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र का जो औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर के आसपास है। और जो दक्षिणी जो चट्टान है या जो दक्षिणी पठार है उत्तर प्रदेश का, जो कि पूरा झांसी वाला एरिया आप मान लीजिए, और उसके बाद मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, तो उन सब में जो पठारी क्षेत्र है वो सब में जो पत्थर हैं उसको नीस पत्थर कहते हैं। जो पत्थर का एक टाइप होता है, बहुत पुराना पत्थर होता है। तो ये सब नीस पत्थर चट्टानों से बने हुए हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि गंगा यमुना का मैदान जो है वो बहुत उपजाऊ मैदान है। तो ये जो बीच वाला एरिया है उत्तर प्रदेश का, वो गंगा यमुना के मैदान हैं, जो कि काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र हैं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग अलुवियल सॉइल। तो गंगा यमुना के जितने भी मैदानी क्षेत्र हैं, उन सब में आपको जलोढ़ मिट्टी या अलुवियल सॉइल मिल जाएगा। और जो शिवालिक और कुमाऊं हिमालय है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे, तो जैसे कि हम लोगों ने बताया था भाबर व तराई क्षेत्र, तो जो बिल्कुल सटा हुआ
पत्थर के साथ लगा हुआ एरिया है, पहाड़ों के साथ लेके, तो वो है भाबर क्षेत्र। और उससे थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, जो ये हल्का-सा आपको ये ढलान दिख रहा है, वो है तराई क्षेत्र। जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं, ये भाबर क्षेत्र और ये तराई क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो भाबर क्षेत्र है, उसकी संरचना कड़ीली और पथरीली है। मतलब कि वहाँ की जो मिट्टी है वो कंकड़ीली पथरीली है और उसमें नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। यह कृषि क्षेत्र जलवायु के लिए उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त, ये याद रखिएगा, अनुपयुक्त है मतलब कि उपयुक्त नहीं है। और जो भाबर क्षेत्र है वो सहारनपुर से बिजनौर तक और पीलीभीत लेते हुए सब फैला हुआ है। मतलब कि जैसे कि आप हम लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये जो पूरा ऊपर वाला एरिया है, यहाँ तक वाला एरिया, वो सब पूरा भाबर व तराई क्षेत्र है। और जो नीचे वाला थोड़ा सा एरिया, मान लीजिए भाबर से थोड़ा सा हम लोग नीचे आए, जैसे हमने ढलान में दिखाया था, तो वो तराई क्षेत्र हो गया। तो तराई क्षेत्र में दलदली व नम मृदा है, क्योंकि उधर ऊपर से पहाड़ का ग्लेशियर्स का पानी भी आ रहा है और वो जो मिट्टी है वो पत्थर पत्थर गिरते गिरते मिट्टी महीन मिट्टी हो गई है। तो वो एकदम दलदली मिट्टी हो गई है। जैसे कि हम लोग मिट्टी में पानी डाल देते हैं तो वो एकदम दलदली हो जाती है, एकदम गीली सी हो जाती है। तो वैसे ही मिट्टी का है ये तराई प्रदेश में, तराई क्षेत्र में। इसमें जो है जो विलुप्त नदियाँ थी वो पुनः प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि अब पानी उसके नीचे जा नहीं पाता है। जैसे कि भाबर क्षेत्र में था तो कंकड़ था, तो कंकड़ में जब भी आप पानी डालेंगे तो पानी नीचे चला जाएगा। मगर अगर मिट्टी में पानी डालेंगे, अगर मिट्टी मिट्टी का एक बीच में छेद बना दिए या बीच में एक खाल बना दिए, उसमें पानी डालेंगे, उसमें पानी रुके रहेगा। तो वैसे ही जो तराई क्षेत्र है उसमें पानी रुका रहता है, तो जो नदियाँ होती हैं वो फिर से प्रकट हो जाती हैं। जो कि तराई क्षेत्र में काफ़ी पानी है, काफ़ी गीला एरिया है। तो ये जो जिसमें ऐसे जो फसल होते हैं जिसमें काफ़ी पानी की ज़रूरत होती है, जिसमें काफ़ी ड्यूटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि थोड़ा-सा इंजीनियरिंग बातों में बताएँ, तो जो पानी डालते हैं हम लोग उसको ड्यूटी कहते हैं। तो काफ़ी हेवी ड्यूटी वाले जो क्रॉप्स होते हैं, फसल होते हैं, उनको तराई क्षेत्र में लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और यहाँ पे पर्याप्त पानी भी होता है। तो जो बहुत ज़्यादा पानी की डिमांड करते हैं क्रॉप्स या फसल, वो है गन्ना, धान। तो ये इन सब की खेती के लिए ये बहुत ही उपयुक्त एरिया होता है। काफ़ी यहाँ पे यहाँ के एरिया में काफ़ी गन्ना और धान की खेती भी होती है। और ये जो एरिया है तराई क्षेत्र वाला, वो सहारनपुर से लेकर के देवरिया तक है। सहारनपुर का जैसे बोला है उत्तर पश्चिमी प्रांत, तो अगर हम लोग को सहारनपुर को बिल्कुल यहाँ पे जाएँ, सहारनपुर यहाँ पे है, इस वा इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। तो इस वाले एरिया में सहारनपुर से लेके थोड़ा-सा नीचे से पूरा देवरिया तक जो है वो तराई क्षेत्र है। वैसे ही अब चलिए आगे हम लोग देख लें कि जो जलवायु और कृषि कैसा है उत्तर प्रदेश में। तो जो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है, जिसे कि ट्रॉपिकल मानसून हम लोग कहते हैं। तो अगर आ गया उत्तर प्रदेश क्वेश्चन में कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो हम लोग बोल देंगे कि उत्तर प्रदेश की जलवायु ट्रॉपिकल मानसून या उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। जलवायु मतलब होता है क्लाइमेट, कि उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है। तो उत्तर प्रदेश का क्लाइमेट जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार का है। और अगर हम लोग वर्षा की बात करें, तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर वाले एरिया में। तो बच्चों, जैसे कि मैं बता रहा था आप सबको कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, वो होती है गोरखपुर में, जो कि है 184.7 सेंटीमीटर। उसको अगर हम लोग एमएम में करेंगे तो वो आएगा 1847 mm। और जो सबसे कम वर्षा होती है वो होती है मथुरा में, जो कि है 54 सेंटीमीटर, या अगर एमएम में करेंगे हम लोग तो 540 सेंटीमीटर। तो अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है या जो लेटेस्ट अभी अपडेट हो रहा है, हो सकता है एग्जाम में आए या ना आए,
तो जो सबसे ज़्यादा अब बारिश हो रही है वो हो रही है अब सोनभद्र में। ठीक है? तो इन बातों को आप लोग याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ नहीं है, मगर मान लीजिए कि अगर आ गया कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ हो रही है, तो गोरखपुर लगा दीजिएगा। और अगर गोरखपुर नहीं है इसमें ऑप्शंस में, तो सोनभद्र लगाइएगा। ठीक है? चलिए, और जैसे कि अब मैं तापमान जो लिखा है, तो जो सबसे सर्वाधिक तापमान एवरेज रूप में, मतलब कि एकदम पीक नहीं है ये है एवरेज। तो एवरेज सबसे न्यूनतम जो तापमान जाता है उत्तर प्रदेश का, वो जाता है 5 डिग्री सेल्सियस। और जो सबसे ज़्यादा जाता है टेम्परेचर उत्तर प्रदेश का, वो जाता है 46 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मई जून का जो समय होता है, तो उसमें जो गर्मी पड़ती है, तो एवरेज अगर हम लोग ले सब जगह का, तो जो 46 डिग्री सेल्सियस है, वो सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर है जो उत्तर प्रदेश का जाता है। और वही हिसाब से जो लू होती है, लू आप सब लोग जैसे जानते ही हैं कि लू गर्मी में चलती है, एकदम गर्म तेज़ हवाएँ। तो वो जो गर्म तेज़ हवाएँ होती हैं, वो मुख्यतः पश्चिमी यूपी, ये जो आप येलो-येलो एरिया देख रहे हैं जहाँ बारिश वर्षा कम होती है, उधर के एरिया में जो लू होती है, लूआर होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब उधर लू जो होती है, लूआर जो होती है, बहुत ज़्यादा चलती है। जो मेन चीज़ याद रखने वाला है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है और न्यूनतम वर्षा होती है मथुरा में। और मथुरा में भी कितनी होती है, 540 एमएम या 54 सेंटीमीटर। और सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है गोरखपुर में, वो कितनी होती है 184.7 सेंटीमीटर या 1847 एमएम। याद रखिएगा बहुत ध्यान से कि सेंटीमीटर लिखा है कि एमएम लिखा है, क्योंकि इसमें भी गेम खेलता है जो यूपी ट्रिपल है, वो इसमें भी गेम खेलता है कि कहीं 184.7 एमएम दे दिया, तो 184.7 एमएम नहीं होगा, 184.7 सेंटीमीटर होगा। तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखिएगा, जो बारीकियाँ होती हैं कि सेंटीमीटर में लिखा है कि एमएम में लिखा है। ठीक है? चलिए आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग मृदा जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि जो अलग-अलग जगहों पे कैसी-कैसी मृदाएँ या जो सॉइल्स होती हैं उत्तर प्रदेश में, अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग सॉइल्स कैसी पाई जाती हैं। क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश तो एक समान है नहीं एकदम फ्लैट। उत्तर प्रदेश में उत्तर में पहाड़ है, तराई है, फिर बीच में गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण में पठार है। तो जैसे-जैसे जो धरती का जो स्ट्रक्चर है बदलता रहता है, वैसे उसका मिट्टी भी तो बदलेगा। तो जो अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग मिट्टी होती है, उस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मिट्टी है, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, वो है जलोढ़ मिट्टी, जिसे कहते हैं हम लोग एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल भी 2 तरीके के सॉइल होते हैं, खादर और बांगर। जो खादर होते हैं, वो न्यू एलुवियल होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर बाढ़ आ जाए या जो बरसात का समय होता है, तो नदियाँ उफान पे हो जाती हैं कि नहीं? तो जो नदियाँ उफान पे हो जाती हैं, तो वो मिट्टी काट के ले जाती हैं। तो काटने के बाद कुछ मिट्टी वो वापस जो तट होते हैं, तटों पे वापस लगा भी तो देती हैं, वापस उस पे जम भी तो जाते हैं। तो वो मिट्टी जो हर साल कट के निकल जाती है और हर साल नई मिट्टी आके जम जाती है तटों पे। तटों से हम लोग मान सकते हैं कि जो 500 मीटर का जो एरिया होता है या जो 1 किलोमीटर का एरिया होता है, जहाँ तक कटान हो सकता है। कटान मतलब कि जब नदी उफान पे होती है, जब उसमें बहुत ज़्यादा जल होता है, तो वो मिट्टी काट के लेके जाती है। तो जो मिट्टी काट के लेके गई, तो उसके बाद फिर जब आखिरी समय आता है, जब नदियाँ नीचे गिरने लगती हैं, जब उनका जलस्तर कम होने लगता है, तो वो मिट्टी कुछ जमा भी तो देती हैं। तो वो मिट्टी जो हर साल कट के निकल जाए और हर साल नई आके जम जाए, उसे हम लोग कहते हैं नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी। जैसे कि लिखा है, प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है, ये अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। ये बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। और अन्य नाम जो इसका होता है नवीन जलोढ़। नवीन जलोढ़ मतलब कि न्यू एलुवियल।
खादर, उसका जो अलग नाम होता है, ये जो रीजनल लेवल लेवल पे लैंग्वेज होता है उसको कहते हैं कच्छारी, दोमट, मटियार। ये काफ़ी याद रखने की जो ये आप लोगों को काफ़ी याद रखने की ज़रूरत है कि जो उसका जो क्षेत्रीय नाम क्या है, किसी भी चीज़ का या किसी भी मिट्टी का। तो जो खादर मिट्टी है उसका जो क्षेत्रीय नाम है उसको कच्छारी, दोमट और मटियार कहते हैं। वैसे ही जो बांगर होती है, बांगर मिट्टी वो भी जलोढ़ मिट्टी ही होती है, अलुवियल सॉइल ही होती है। मगर ये जो मिट्टी होती है वो हर साल नहीं कटती। वो जैसे कि 5 साल 10 साल पे जो पीक आता है, जो पीक फ्लड आता है, जो सबसे ज़्यादा 5-10 साल पे जानते ही हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, अ, अ, वर्षा हो जाती है या जो बहुत ज़्यादा उफान पे नदियाँ हो जाती हैं, बाढ़ आ जाता है। तो जो दूर दूर की मिट्टियाँ जो होती हैं जो कट के निकल जाती हैं, मगर वो हर साल नहीं कट के निकलती हैं, वो हर साल रिन्यू नहीं होती हैं, तो उन्हें हम लोग बांगर कहते हैं, पुरानी जलोढ़। क्योंकि ये जो मिट्टी है वो हर साल रिन्यू नहीं होती है, वो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पे रिन्यू होती है। तो और ये जो मिट्टी होती है वो ऊंचे क्षेत्रों में होती है, क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में पानी तो हर समय जा नहीं पाता है, हर साल जा नहीं पाता है। तो वो जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये मिट्टी होती है। मगर ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये गंगा के या जो नदियाँ हैं उनके किनारे ही होती है, ऊंची होती हैं मगर किराने किनारे ही होती हैं। जो भी नदियाँ होती हैं नदियों से किनारे की ही ये मिट्टी होती है। और इनका जो अन्य नाम है वो है पुरानी जलोढ़ या उपहार मृदा। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसका ट्रिक है, मैंने भंगार उपहार में दिया। भंगार मतलब कि जो कूड़ा कचरा होता है या जो फालतू सामान होता है, ऐसे ही हंसने की चीज़ है कि मैंने भंगार दे दिया उपहार में। तो भंगार, उपहार, थोड़ा सा ट्रिक हो रहा है कि नहीं? तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि जो पुरानी जलोढ़ होती है उसको बांगर कहते हैं और उपहार मृदा कहते हैं। तो भंगार, उपहार ऐसे आप लोग रिलेट कर सकते हैं। और जो खादर है उसको तो आप लोग को याद करना ही पड़ेगा, कच्छारी, दोमट, मटियार। और भी जो अलग-अलग तरीके की मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश में, वो है मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा क्या होती है? जिसमें कि जो बालू के कण होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं, या जो ऐसी जगह होते हैं जहाँ सूखा ज़्यादा पड़ता है, जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो वैसे जो क्षेत्र हैं जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं, मरुस्थलीय मृदा जो कि मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आप लोग को मेरा अगर वीडियो देखना है तो सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप लोग अपने सामने उत्तर प्रदेश का एक मैप रखें। तो अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं कि ये जो एरिया है मथुरा, आगरा, अलीगढ़ वाला, वो राजस्थान से जुड़ा हुआ एरिया है। राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है। तो मरुस्थल से जुड़ा वाला एरिया में मरुस्थलीय मृदा। तो आप लोग को ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपने सामने उत्तर प्रदेश का मैप ज़रूर हो। कहीं से भी आप नोट कर लीजिए, चाहे अपने हाथ से बना लीजिए, मगर अपने सामने रखिए उत्तर प्रदेश के एक मैप को। वैसे ही होती है काली वो कपास मृदा, रेगुर मृदा जिसे कहते हैं, वो बुंदेलखंड वाले एरिया में होती है, जिसको कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। मतलब कि ये जो होती है वो अपने आप को जो जोत लेती है, जैसे कि वो अपने आप अपने जैसे कि जो ये मिट्टी होती है उसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, उसमें जो केचुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब केचुए जाएंगे और उसमें से जब आगे पीछे करेंगे या उसमें जब बिल बनाएंगे, तो मिट्टी का जो थोड़ा सा परिवर्तन है, ऊपर वाला जो लेयर है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला जो लेयर है वो थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। मतलब कि जैसे कि जोतते हैं हम लोग ज़मीन को, तो उसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाले जो सतह होते हैं उसे हटा करके नीचे वाले सतह को ऊपर लाते हैं ना। तो वैसे ही जो काली या कपास मृदा होती है उसमें जो केचुए होते हैं वो सेम काम करते हैं। और जो काली या कपास मृदा होती है उसके वो जो केचुओं के लिए सबसे उपयुक्त मृदा होती है, क्योंकि जो केचुओं को जीने के लिए जो जो तत्व चाहिए उसमें
लगभग सब कुछ होते हैं। और उसी हिसाब से जो अगली मृदा होती है वो है लाल मृदा, जो कि विंध्यक्रम चट्टानों से के टूटने से बनती है। लाल मृदा सोनभद्र व मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। तो अगर आप लोग कभी इधर आए होंगे मिर्ज़ापुर वाले एरिया में, तो देखेंगे कि इधर की जो मिट्टी होती है वो लाल लाल होती है। और वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि जो चुनार का बलुआ पत्थर है, लाल पत्थर है, वो काफ़ी फेमस है। तो आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे हैं कि जो लाल मृदा होती है वो कहाँ होती है, विंध्य चट्टानों में, चाहे मिर्ज़ापुर व सोनभद्र के एरिया में। ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं जैसे कि माँ दुर्गा हैं, तो माँ विंध्यवासिनी कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है। और माँ विंध्यवासिनी का जो रंग क्या है, लाल है। लाल चोला पहनती हैं कि नहीं, तो उस हिसाब से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि जो इधर का एरिया है वहाँ पे लाल मृदा है, चाहे लाल मिट्टी है। सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और कुछ हद तक अ अ, इधर इलाहाबाद वाले एरिया में जो मिट्टी है वो लाल मृदा है। अब चलिए हम लोग आते हैं उत्तर प्रदेश में महाजनपद काल या जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का, कि इतिहास में उत्तर प्रदेश कहाँ-कहाँ रहा है, इतिहास में उत्तर प्रदेश में कैसी-कैसी चीज़ें रही हैं। तो अगर हम लोग बहुत पुराने समय में चले जाएँ, बीसी से पहले, मतलब कि जो अ, समय जो है जो 2000 साल पहले से 2000 साल पहले जो महाजनपद काल था, बिफोर क्राइस्ट जिसे कहते हैं हम लोग, तो उस समय में उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद थे। ये भी आप लोग को याद रखने की ज़रूरत है कि जो महाजनपद काल था उत्तर प्रदेश का, या जो भारत का महाजनपद काल था, उसमें कुल 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में से जो 8 महाजनपद थे, वो उत्तर प्रदेश में ही थे। तो आप लोग को ये याद रखने की ज़रूरत है कि कुल भारत में महाजनपद थे, वो थे 16, और जो उत्तर प्रदेश में कुल महाजनपद थे, वो थे 8, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के सीमाओं के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये जो आठों महाजनपद हैं, उन सब की सीमाएँ उत्तर प्रदेश की जो आज की भौगोलिक सीमा है, उन सब के अंदर ही है। तो चलिए देखते हैं कि जो सबसे पहला महाजनपद कौन-सा है। तो जो सबसे पहला महाजनपद है, वो है वत्स। वत्स कौन से एरिया में है? कौशाम्बी वाले एरिया में, जो कि प्रयागराज के पास में है। वत्स से आप लोग थोड़ा-सा एरिया का कैलकुलेशन कर पा रहे हैं कि वत्स कहाँ थे? कौशाम्बी और प्रयागराज के आसपास वाला एरिया। इसको आप लोग को मैप में ही देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पे है। तो ये जो एरिया है, थोड़ा-सा आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, वो थोड़ा-सा वत्स या कौशाम्बी वाला एरिया है, जहाँ पे इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद से सटा हुआ कौशाम्बी पड़ता है। तो आप लोग को ज़्यादातर यही याद रखना है कि जो जनपद था वो कहाँ था। तो जो वत्स जनपद था वो कौशाम्बी ज़िले में था। आज की जो राजधानी है या आज की जो डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी, वहाँ था। वो प्रयागराज के आस-पास वाले एरिया में था। तो आप लोग को जो मेन याद रखना है वो महाजनपद याद रखना है और प्राचीन राजधानी उसकी क्या थी। एरिया ज़्यादा नहीं पूछेगा कि वो कहाँ था, मगर ये ज़रूर पूछेगा कि उसकी राजधानी क्या थी। तो वैसे ही जो काशी है, काशी आप लोग जानते ही हैं, वाराणसी, आज भी काशी जैसी ही थी, वैसे ही है। सबसे पुरानी नगरी भी काशी ही है। तो काशी तो आप लोग को याद ही रहेगी कि कहाँ है काशी, वाराणसी। वैसे ही अब अगला जो जनपद था वो है कौशल। तो कौशल कहाँ है? श्रावस्ती या साकेत, जो कि अयोध्या या फैज़ाबाद में। तो कौशल आप लोग जानते ही हैं माँ कौशल्या को। तो माँ कौशल्या कहाँ थी? माँ कौशल्या राम जी की माँ थी। तो कौशल कहाँ होगा? तो कौशल तो भैया अयोध्या और फैज़ाबाद में ही होगा। तो इससे आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे कि कौशल कहाँ होगा? जो अयोध्या में होगा। अयोध्या के आस-पास का एरिया जो होगा, उसके जो एरिया होगा वो कौशल का एरिया होगा। और कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती या साकेत। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कौशल की राजधानी थी, वो श्रावस्ती या साकेत थी। अब जो अगला जनपद है वो है मल्ल जनपद है। मल्ल जनपद कहाँ थी? कुशीनगर वाले एरिया में। इधर ही इसी एरिया में जो गौतम बुद्ध ने
अपना जो प्रचार प्रसार किया था वो इसी एरिया में ज़्यादातर किया था, या जो रहते रहे थे उत्तर प्रदेश में वो इसी एरिया में मल्ल वाले एरिया में रहे थे। तो मल्ल जो जनपद था उसकी राजधानी थी कुशीनगर। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जो बौद्धों की काफ़ी जो स्तूप हैं और जो भी उसकी उच्च शिक्षा वाली जो जगह है वो उधर कौशाम्बी, मल्ल, अरे कौशाम्बी नहीं, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर इधर वाले एरिया में ही थी। तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी, तो वो थी कुशीनगर। आगे मैं आप लोग को गौतम बुद्ध के काल के बारे में भी बताऊंगा, मगर तब तक के लिए आप लोग याद रखना है कि मल्ल जो जनपद था वो कुशीनगर के आसपास था और जो उसकी राजधानी थी वो कुशीनगर थी। वैसे ही जो पांचाल था, पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र या काम्पिल्य थी। और अगर आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे तो जो पांचाल जो है उससे आप लोग पांचाली, पांचाली मतलब द्रौपदी, द्रौपदी से रिलेट कर पा रहे हैं। तो द्रौपदी वाला एरिया अगर हम लोग आप लोग को याद रखेगा तो ये जो हस्तिनापुर, दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, तो जो दिल्ली के सटा हुआ एरिया है वो पांचाल होगा। यह अहिछत्र काम्पिल उसकी राजधानी होगी। जैसे कि लिखा है फर्रुखाबाद और बदायूं। तो आप मोटा मोटी याद रख लीजिए कि जो दिल्ली के एरिया है या जो दिल्ली के एनसीआर वाला जो एरिया है उसको आप लोग का नाम है पांचाल मान सकते हैं कि वो पांचाल का ही एरिया होगा। तो इससे आप लोग बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि हस्तिनापुर और दिल्ली और जो थोड़ा-सा एरिया है कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला, तो उधर का जो एरिया है पूरा वो मल्ल या अरे पांचाल या अ, अहिछत्र या काम्पिल वाला इलाका है। जो पांचाल की राजधानी थी वो थी अहिछत्र या काम्पिल। अब चेदी जनपद, चेदी जनपद मतलब कि शक्तिमती। चेदी जनपद की जो राजधानी थी वो शक्तिमती थी। शक्तिमती मतलब ये जो चेदी जनपद है उसका एरिया कौन सा है? वो बुंदेलखंड, बांदा वाला एरिया है। बुंदेलखंड ही आप लोग मानिए। तो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो चेदी जनपद का है। और अगर आप लोग थोड़ा-सा याद कर पाएँ तो ये जो एरिया है वो थोड़ा-सा इसके लिए पावर प्लांट्स, मिनरल्स और भी जो खदान होते हैं उन सब के लिए याद रखते हैं। ये वही वाला एरिया है। तो इधर बुंदेलखंड में क्या है? शक्ति है। तो शक्ति से आप लोग क्या रखेंगे? शक्तिमती। और शक्तिमती किसकी राजधानी थी? चेदी जनपद की राजधानी थी। अब उसी हिसाब से आप लोग मान लेंगे सूरसेन या मथुरा। मथुरा तो आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ है। आज भी मथुरा वैसे ही स्थापित है जैसे कि पहले था। जैसे कि वर्तमान क्षेत्र भी मथुरा वाला वैसा ही है। तो जो सूरसेन था वो मथुरा जो सूरसेन की राजधानी थी वो मथुरा थी। तो सूरसेन से आप लोग याद कर सकते हैं कि सूरसेन जो राजा थे वो उधर मथुरा वाले ही एरिया के राजा थे। सूरसेन और कृष्ण जी, तो जो कृष्ण जी का जो राज्य था वो सूरसेन ही कहलाता था। मथुरा वाला जो एरिया था उसको हम लोग सूरसेन ही कहते थे। उसी हिसाब से आप लोग कुरु, इंद्रप्रस्थ याद रख सकते हैं। मेरठ और दिल्ली वाला इलाका, मतलब कि आप लोग पांचाल को थोड़ा सा आप लोग ऊपर मानिए। ऊपर पांचाल है और नीचे कुरु या इंद्रप्रस्थ है। तो जो कुरु और जो पांचाल है उसको आप लोग एक साथ सटा हुआ मान के चलिए कि जो कुरु जनपद है उसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली मेरठ वाला एरिया है। और जो पांचाल वाला एरिया है वो थोड़ा सा ऊपर आप लोग आएंगे, फर्रुखाबाद बदायूं वाला या सहारनपुर का कुछ एरिया ले लिए तो वो पांचाल का एरिया हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं बौद्ध धर्म के काल में। जैसे कि महाजनपद काल बीता, महाजनपद के बाद थोड़ा सा अ, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का एरिया समय आया। तो जो चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त के समकालीन थे वो बुद्ध ही तो थे। तो बुद्ध से जो रिलेटेड एरिया है या बुद्ध से जो संबंधित जगह है वो उन सब के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं।
तो जैसे कि आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि जो सारनाथ है, वहाँ पे बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। और जो प्रथम उपदेश दिया था, उसी चीज़ को या उसी समय को बोलते हैं हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब कि जो धर्म का चक्र है वो घूम गया या बदल गया। तो जैसे कि बौद्ध धर्म में ये जो सारनाथ का प्रथम उपदेश था, वहीं से तो पूरा बुद्ध धर्म बदल गया, वहीं से तो बुद्ध धर्म का शुरुआत हुआ था। तो बुद्ध धर्म बदल गया, चक्का घूम गया। तो उससे आप लोग याद रखिएगा, जो धर्म चक्र प्रवर्तन था, तो जो धर्म का चक्र था वो सारनाथ में घूम गया। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, सारनाथ मतलब धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और जो राष्ट्रीय प्रतीक है हम लोग का उत्तर अशोक स्तंभ, जिसे कि भारत सरकार अपने ग्रहण करती है अपने स्तंभ के रूप में। काफ़ी लोग का आप लोग का सपना भी होगा कि हमारे गाड़ी के ऊपर या गाड़ी के सामने उत्तर प्रदेश अरे भारत सरकार का साइन लगे। तो याद रखिएगा कि जो भारत सरकार का साइन है वो सारनाथ से ही लिया गया है, और सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। तो आप लोग को याद रखना है कि जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो भारत सरकार का, वो सारनाथ से ही लिया गया है। उसके बाद जो अगला जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती जैसे मैंने आप लोग को बताया ही था कि जो मल्ल जनपद वाला एरिया है, देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, तो उसी एरिया में आता है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जो एरिया है, वहाँ पे वो बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक 27 वर्ष बिताए थे। 27 श्रावस्ती, इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो 27 है वो श्रावस्ती है, या श्रावस्ती 27। तो श्रावस्ती 27 से आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे हैं कि जो बुद्ध ने अपने जीवन के 27 साल बिताए थे वो श्रावस्ती में बिताए थे। उसी हिसाब से जो कुशीनगर है, कुशीनगर में बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण की प्राप्त किया था। मतलब बुद्ध का जो अंतिम समय था या जो शरीर त्याग किया था बुद्ध ने, वो कुशीनगर में किया था। जो महापरिनिर्वाण बुद्ध ने किया वो कुशीनगर में किया। तो आप लोग जैसे कि याद रख सकते हैं, अगर ये थोड़ा सा ऑफेंडेड हो गया, तो जैसे कि हम लोग जो मृत्यु शैया होती है उस पे कुश का बिछाते हैं कि नहीं, कुश का चटाई। तो कुश मतलब कि मृत्यु, मृत्यु मतलब कि जहाँ बुद्ध ने अपना आखिरी समय बिताया था। तो कुशीनगर, कुश, महापरिनिर्वाण, इससे आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो कौशाम्बी था, यहाँ प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर, और बौद्धों के उच्च शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। मतलब कि जब अगर बुद्ध के बुद्ध ने जो अपने प्रवचन दिए थे, उसके बाद जो उनके जो अनुयायी थे, तो उन्होंने जो उच्च शिक्षा प्राप्त की या जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने का स्थान बनाया, एरिया बनाया, जहाँ पे उन्होंने और सब जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनको उच्च शिक्षा प्राप्त कराई, वो थी कौशाम्बी वाले इलाका में, जो प्रयागराज से 60 किलोमीटर दूर है। तो जो बौद्धों का उच्च शिक्षा पाने का जो स्थान है वो है कौशाम्बी। इससे आप लोग याद कर सकते हैं, जो कौशाम्बी है वो उच्च शिक्षा का केंद्र था बौद्धों के। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा वैसे तो हम लोग इसे मॉडर्न हिस्ट्री कहेंगे, मगर मॉडर्न हिस्ट्री में अंग्रेज़ों के काल में जो खुदाई हुई थी, उस समय के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो जो अलग-अलग एरिया था, उसपे क्या-क्या मिला, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स थे, उसपे क्या-क्या किस चीज़ के लिए फ़ेमस था। तो उन सब के हिसाब से जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य थे, मतलब कि चावल कहाँ के लोग यूज़ करते थे, या जो प्राचीनतम चावल का जो उपयोग शुरू हुआ, वो कहाँ से हुआ। तो जो प्राचीनतम चावल का उपयोग शुरू हुआ या जहाँ के लोग चावल को खाते थे या उपयोग करते थे, वो थे लहुरा देव के लोग, जो कि संत कबीर नगर में हैं। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उसमें आप लोग 2 लगा सकते हैं, या तो लहुरा देव
या तो बेलन घाटी। अगर दोनों दिया है तो आप लोग लहुरा देव लगाइएगा, क्योंकि जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो लहुरा देव से मिले हैं, और थोड़ा सा जो नवीनतम साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी से मिले हैं, प्रयागराज से। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो लहुरा देव से 8000 से 9000 बीसी पहले जो चावल के साक्ष्य थे वो मिले हैं, और थोड़ा सा 6500 से 5000 साल पहले जो चावल के साक्ष्य हैं वो बेलन घाटी प्रयागराज से मिले हैं, जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल है, जो कि पैलियोलिथिक साइट है। अगर हम लोग अलग अलग जो समय क्रम है उसको अगर हम लोग बांटें कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसमें अलग अलग जो टाइम फ्रेम था उसके हिसाब से बांटे, तो ये जो है वो पैलियोलिथिक एरिया में, पैलियोलिथिक टाइम में आता है, बेलन घाटी प्रयागराज वाला। तो वैसे ही जो लहुरा देव है संत कबीर नगर में, वो 8000 से 9000 साल पहले का जो एरिया है वो है। और यहाँ पे भारत के उपमहाद्वीप में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। मतलब कि जो भारत महाद्वीप है, उपमहाद्वीप, उसमें जो प्राचीनतम चावल का उपयोग शुरू हुआ था वो लहुरा देव से हुआ था, जो कि संत कबीर नगर में है। मगर एक ऑप्शन बेलन घाटी भी हो सकता है अगर लहुरा देव नहीं दिया हो तो, क्योंकि बेलन घाटी में भी चावल के जो उपयोग हैं उनके साक्ष्य मिलते हैं। वैसे ही जो अगला साइट है वो है सराय नाहर मध्या प्रतापगढ़, जो कि मध्य पाषाणकालीन स्थल है। वहाँ पे क्या मिला है, वहाँ मिला है मानव कंकाल और दो लोगों को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। डुअल ब्यूरियल के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्या प्रतापगढ़ में मिले हैं। तो जो इसमें तो कोई ऐसे मुझे ट्रिक नहीं याद आ पा रहा है, तो इसीलिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो सराय नहर या मध्या प्रतापगढ़ था, तो प्रतापगढ़ में, हाँ, प्रतापगढ़ में आप लोग को जैसे याद आ रहा होगा कि राजा भैया हैं, तो राजा भैया के का जो वो है तालाब है, तो तालाब में क्या मिलते हैं, मगरमच्छ मिलते हैं। तो मगरमच्छ से मदहा ये आप लोग याद रखिएगा। और जो जानते ही हैं कि उसमें कितने लोग के हैं डेड बॉडी मिले हैं तो दो लोग को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्रतापगढ़ में मिले हैं। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आपको राजा भैया याद है तो राजा भैया का ताल भी याद होगा, उनका तालाब भी याद होगा। उससे आप लोग मगरमच्छ याद कर लीजिएगा, मगरमच्छ से मदहा याद कर लीजिए। और जो उसमें कई लोग पाएंगे, कई लोग का जीवन, मतलब कई लोग को बॉडी प्राप्त होगा, तो उससे आप लोग याद रखिएगा 2 लोग से अधिक एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं सराय नाहर प्रतापगढ़ से, जो कि मेसोलिथिक पीरियड का साइट है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 1857 की क्रांति के समय। मतलब कि 1857 के क्रांति के समय जो उत्तर प्रदेश था वहाँ उसका क्या रोल था, या उसके जो अलग अलग एरिया था उसमें लोगों का क्या रोल था। तो जो 1857 की क्रांति शुरू हुई तो उसमें जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया। तो जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के योगदान दिया, तो जो सबसे पहली बात कि जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुई थी। और उत्तर प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वहीं से 10 मई 1857 को जो क्रांति शुरू हुई थी 1857 की, वो शुरू हुई थी। तो जो 1857 की क्रांति है वो 10 मई 1857, ये आप लोग को डेट याद रखना पड़ेगा। 10 मई 1857 से मेरठ से उत्तर प्रदेश जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से 10 मई 1857 से शुरू हुई थी। और 1857 की क्रांति में जो अलग अलग एरिया से जो लोग इन्वॉल्व थे, जो कि नेतृत्वकर्ता थे, नेता थे, जो कि लीड कर रहे थे 1857 की क्रांति, उसमें जो लखनऊ से लीड कर रही थी वो थी बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से आप लोग याद रख सकते हैं कि लखनऊ में तो भैया महल ही महल हैं, रूमी दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, और छोटा इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा। वैसे भी जो नवाबों की नगरी है वो लखनऊ है।
तो नवाब कहाँ रहेंगे, महल में ही रहेंगे। तो जो महल है उससे आप याद कर सकते हैं जो बेगम हजरत महल। तो लखनऊ से जो नेतृत्व करता थी वो थी बेगम हजरत महल। उसी हिसाब से जो कानपुर से जो जो नेतृत्व करता थे वो थे नाना साहब। कानपुर से नाना साहब, उसके जो मुख्य चालक थे टाटा टोपे। मतलब कि जो नाना साहब थे वो पेशवा थे, जो मराठा साम्राज्य थे उसके पेशवा थे नाना साहब। और जो राजा, पेशवा मतलब कि राजा, और राजा के सेनापति थे टाटा टोपे। तो आप लोग याद कर सकते हैं जो कानपुर के जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे वो नाना साहब थे। कान नाना, कुछ ऐसा आप लोग कर सकते हैं कि कानपुर नाना साहब। तो कान नाना ऐसे याद कर सकते हैं। उसी हिसाब से आप लोग अगला याद कर सकते हैं कि झांसी की रानी, वो तो आप सबको याद ही है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और उसके बाद आप लोग प्रयागराज इलाहाबाद से याद कर सकते हैं लियाकत अली। तो प्रयागराज इलाहाबाद से जो लीड कर रहे थे वो थे लियाकत अली। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि अली इलाहा, थोड़ा सा जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो आप लोग कर सकते हैं अली और इलाहा। तो इलाहाबाद में कौन है, अली है। तो अली कहाँ है, इलाहाबाद में। और कौन अली है, लियाकत अली है। तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं लियाकत अली इलाहाबाद प्रयागराज। तो आप अली और इलाहा से याद कर सकते हैं कि अली कहाँ है, इलाहाबाद में है। उसी हिसाब से जो बरेली का है, या जो बरेली से लीड किए थे वो थे खान बहादुर खान। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं के बरेली, के बरेली। ऐसे सबसे शॉर्ट ट्रिक जो सबसे सिंपलेस्ट है वो है के बरेली। के मतलब कि खान बहादुर खान बरेली। या ऐसे याद कर सकते हैं खान बहादुर खान बरेलवी। ऐसे भी याद कर सकते हैं खान बहादुर खान बरेलवी या के बरेली। उसी हिसाब से आप लोग याद कर सकते हैं फैज़ाबाद। ये जो फैज़ाबाद है वो अयोध्या वाला ही इलाका है, जो अयोध्याबाद से सटा इलाका जो है वो फैज़ाबाद वाला इलाका है। तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं मौलवी अहमदुल्ला। तो अहमदुल्ला कहाँ है, फैज़ाबाद में है। ऐसे याद, अगर आप लोग को हिंदी हिंदी समझ आ रहा है तो फै और मौ, या मौज में है फैज़, फैज़ कहाँ है, मौज में है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि आप लोग फैज़ कहाँ है, मौज में है। तो फैज़ाबाद में कौन है, मौलवी अहमदुल्ला। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। और ये एक जो जगह है वो कालपी। तो कालपी जो है वो कानपुर से ही सटा इलाका है। वो बहुत बड़ा इलाका नहीं है, वो कानपुर के अंदर ही एक छोटा सा खंड है। तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं, वहाँ से जो लीड किए थे वो टाटा टोपे थे। तो आप लोग वहाँ से याद कर सकते हैं काली टोपी। कालपी से टाट्या टोपे। तो काली टोपी से आप लोग याद कर सकते हैं कालपी टाट्या टोपे। ठीक है। और जो तात्या टोपे का जो नाम था, जो असली नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंगा। तो आज इससे आप लोग याद कर सकते हैं रंगीली टोपी। तो दो चीज़ याद रखिएगा, काली टोपी और रंगीली टोपी। काली टोपी मतलब कि कालपी से टाटा टोपे, और रंगीली टोपी मतलब कि पांडुनाथ रंगा टाटा टोपे, या पांडु राम पांडु राम अरे पांडु राम रंगा। तो पांडु राम रंगा से याद कर सकते हैं टाटा टोपे। टाटा टोपे का नाम था पांडु रंगा। अब उसके बाद आधुनिक इतिहास में हम लोग आ जाएं तो जो 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। ये चौरी चौरा एक जगह है, रेलवे लाइन के पास में पड़ती है। तो वहीं पे जो पुलिस, अरे ये काकोरी था, अच्छा धन, सॉरी सॉरी, जो चौरी चौरा था वो चौरी चौरा गोरखपुर में है। तो जो पुलिस थाने में आगजनी 23 कर्मियों की मृत्यु हुई थी इसके समय। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था
जिसे कहते हैं नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको बंद कर दिया था। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि 4 फरवरी 1922 को 22 और 23 ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में 23 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर में हुआ था। और गोरखपुर में क्या हुआ था, पुलिस थाने को लोगों ने आगजनी के हवाले कर दिया था, या पुलिस थाने को फूंक दिया था। तो फूंक दिया था इसका मतलब कि 23 कर्मियों की मृत्यु हो गई थी, जला दिया था उसको। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने 22 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वैसे तो आप लोग याद कर सकते हैं कि थाना फूका, चौरी चौरा में थाना फूका, मगर ये थोड़ा-सा ऑफेंडेड वाला वो है, ट्रिक है, तो इसको थोड़ा-सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका डेट याद रखिएगा 4 फरवरी 1922 को। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसी हिसाब से जो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। और संस्थापक कौन थे? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। तो उसमें भी जो सी आर दास थे वो उसके अध्यक्ष थे, और जो मोतीलाल नेहरू थे उसके महासचिव थे। महासचिव मतलब जनरल सेक्रेटरी, और अध्यक्ष मतलब कि हेड। तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1923 को हुई थी, प्रयागराज में, सी आर दास द्वारा और मोतीलाल नेहरू द्वारा। उसी हिसाब से अगला जो कांड हुआ था वो था काकोरी एक्शन, जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जो कि सरकारी खजाने की लूट हुई थी। मतलब कि जो ट्रेन जा रहा था, ट्रेन में सरकारी खजाना था, तो उसको राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लिहारी और रोशन सिंह ने लूट लिया था। मतलब कि ट्रेन को का जो डब्बा था उसे तोड़ के उसमें से जो खजाना था उसको लूट लिया था। और ये कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन, सरकारी खजाने को लूटा गया था। प्रमुख नायक थे जो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लिहारी, रोशन सिंह। तो आपको काकोरी ट्रेन एक्शन याद करना है, और उसमें जो शामिल थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लिहारी, रोशन सिंह। डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 अगस्त 1925। डेट सबका बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दिन क्या हुआ था, जैसे कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हुआ था, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था। अब हम लोग आते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय में जो कांग्रेस के सेशन हुए थे वो कब कब हुए थे। तो उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के 9 सेशन अधिवेशन हुए थे, 9 अधिवेशन या सेशंस हुए थे। इंग्लिश में सेशन कहते हैं, हिंदी में अधिवेशन कहते हैं। तो जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वो था 1888 में, प्रयागराज इलाहाबाद में, जो जिसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि वो जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, किसके? कांग्रेस के। कि जो तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूले थे। और जॉर्ज यूले ने प्रयागराज में 1888 में पहला कांग्रेस का अधिवेशन किया था। और उत्तर प्रदेश का जो पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का वो जॉर्ज यूले द्वारा लीड किया गया था प्रयागराज में। उसी हिसाब से जो 1960 में 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार थे, उसके अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस का सेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में, उसके जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चरण मजूमदार थे। और आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि जो अंबिका चरण मजूमदार थे उन्होंने ऐतिहासिक लखनऊ समझौता कराया था। और लखनऊ समझौता क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लोग लीग के बीच जो कलह हो गई थी या जो दूरी हो गई थी उसको ख़त्म किया था, उसको एक साथ लाया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक पटल पे लाया था, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया था। और किसने लेके आया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। और कब लेके आया था? लखनऊ में 1916 में।
लखनऊ से आप लोग याद कर सकते हैं थोड़ा-सा, जो नवाबी को नगरी है, तो नवाब कौन होते हैं? मुस्लिम होते हैं। तो मुस्लिम कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार द्वारा एकाकृत किया गया था। तो मेन आप लोग को ऐसे याद रखना पड़ेगा कि 1916 में लखनऊ के सेशन में अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे और उसमें क्या हुआ था? ऐतिहासिक लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता क्या है? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो दूरियां हो गई थी उसको ख़त्म करना। उसी हिसाब से जो 1925 में कानपुर का सेशन था, उसकी जो अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू थी। और सरोजनी नायडू कौन थी? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। किसकी अध्यक्ष? कांग्रेस की अध्यक्ष। तो जो प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हुई वो थी सरोजनी नायडू। वैसे महिला अध्यक्ष तो उसके पहले भी हुई थी, वो थी एक अंग्रेज थी, मगर जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी वो सरोजनी नायडू हुई थी। और वो कब हुई थी? 1925 में कानपुर के सेशन में हुई थी। तो ये आप लोग को याद करना ज़रूरी हो गया है। अब हम लोग आते हैं कि जो गंगा नदी तंत्र है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जो उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन है या जो एकमात्र नदी है जो कि सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्रफल रखती है उत्तर प्रदेश में, वो है गंगा नदी सिस्टम या गंगा नदी तंत्र। तो जो नदियों का उद्गम के हिसाब से जो नदी हैं उनको आप लोग 3 हिसाब से बाँट सकते हैं। हिमालयी नदियाँ, मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ मतलब कि जो हिमालय से निकलती हैं, जो हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, वो हिमालयी नदियाँ हो गईं। जो मैदानी क्षेत्र से निकलती हैं उत्तर प्रदेश के, वो मैदानी नदियाँ हो गईं। और जो पठारी क्षेत्र से निकलती हैं, छोटा नागपुर से, मध्य प्रदेश से और भी जो रायसेन ज़िले से निकलती हैं, वो हो गई हैं पठारी नदियाँ, जो कि चंबल और सिंध हैं, बेतवा, केन हैं। तो जो हिमालयी नदियाँ हैं वो हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा। और जो मैदानी नदियाँ हैं वो हैं गोमती, सई। और पठारी नदियाँ जो हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन हैं। तो पठारी से तो आप लोग याद कर सकते हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। मैदान से गोमती, सई। और हिमालयी नदियाँ हैं गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, रामगंगा। और जो अब हिसाब से जो गंगा का जो उद्गम होता है वो उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के दूधा टोली पर्वत से निकलती है गंगा। कुल लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है गंगा की 1450 किलोमीटर। और कैचमेंट एरिया आप लोग को हमने बताया था पिछले में एरिया में, जैसे कि अगर हम लोग एक कोई एरिया ले लें, उसको अगर चारों तरफ से बंद कर दें और उसमें एक नदी डाल दें, तो जो पूरा एरिया जो कि उस नदी के प्रभाव में आएगा, जहाँ उस नदी की पानी पहुँचेगा, जहाँ तक उस नदी का तंत्र पहुँचेगा, उसको कैचमेंट एरिया कहते हैं। तो 8,60,000 स्क्वायर किलोमीटर जो कैचमेंट एरिया है वो है गंगा नदी का। इसको भी आप लोग को याद करने की ज़रूरत है। और उसके बाद आप लोग को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद कराते हैं उत्तर प्रदेश के, कि जो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश का गठन का मतलब कि जो उत्तर प्रदेश को आज नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश, वो 24 जनवरी 1950 को ही दिया गया था। इसके पूर्व जो 1937 में इसका नाम था वो संयुक्त प्रांत था। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यूनाइटेड प्रोविंस, जब तक हम लोग की आज़ादी नहीं हुई तब तक उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस ही था। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम रखा गया यूनाइटेड प्रोविंस का, जो आज तक नाम है उत्तर प्रदेश का। उसी हिसाब से 9 नवंबर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ। उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ी ज़िले हैं उनको काटकर उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो इसको आप लोग को याद करने की ज़रूरत है, ये डेट, कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश को ही काट कर हुआ था। और कुल 8 प्रधानमंत्री आज तक नरेंद्र मोदी तक हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मतलब कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से चाहे लोकसभा का चुनाव लड़ा हो, चाहे उनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में रहा हो। तो कुल ऐसे 8 प्रधानमंत्री हुए हैं जिनका जो कर्मस्थली थी वो उत्तर प्रदेश थी। और एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि
1,37,000 स्क्वायर फुट जो हेक्टेयर जो ज़मीन है वो उत्तर प्रदेश में लवड़ी तथा क्षारीय मृदा से प्रभावित है। मतलब ये जो मृदा होती है उसमें थोड़ा-सा एसिडिक या बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। वो न्यूट्रल नहीं होती है, वो थोड़ा-सा एसिडिक टाइप में होगी, चाहे बेसिक टाइप में होगी। तो जो ये लवड़ी तथा क्षारीय मृदा प्रभावित है या लवड़ी तथा क्षारीय मृदा से प्रभावित एरिया है, वो है कुल 1,37,000 स्क्वायर फुट या स्क्वायर हेक्टेयर, जो कि उत्तर प्रदेश में लवड़ी तथा क्षारीय मृदा, रेह, कल्हर, ऊसर से प्रभावित कुल क्षेत्रफल है। तो इसको आप लोग को नाम याद रखना पड़ेगा। लवड़ी तथा क्षारीय मृदा का नाम रेह, कल्हर या ऊसर होता है। इसको जो क्षेत्रीय भाषा कहते हैं उसको रेह, कल्हर या ऊसर कहते हैं। अब तो थोड़ा-सा क्विक रिवीजन समरी हम लोग कर देते हैं उत्तर प्रदेश का। तो प्रशासन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और उत्तर प्रदेश से कुल 4 आर्थिक संभाग हैं। और मध्य प्रदेश से कुल सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 11 जिले लगते हैं। मतलब कि मध्य प्रदेश के साथ कुल 11 जिलों का बॉर्डर लगता है उत्तर प्रदेश का। और कुल जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं, मतलब कि एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन, जो कि उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग कुल एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन में बाँटें, तो कुल 9 तरह के एग्रो क्लाइमेटिक ज़ोन उत्तर प्रदेश में आते हैं। ठीक है? वैसे ही अगर हम लोग भाबर व तराई क्षेत्र को अगर हम लोग याद करें, तो भाबर में क्या नाम है, ज़मीन पथरीली और नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और तराई क्षेत्र की जो मिट्टी है वो दलदली होती है और गन्ना के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, गन्ना के लिए सबसे उपयुक्त है। मृदा जो होती है, एक मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो खादर और बांगर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। और खादर कैसी मृदा है? नवीन, उपजाऊ, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा को हम लोग कहते हैं अलुवियल सॉइल। तो सबसे प्रोमिनेंट जो सॉइल है उत्तर प्रदेश में वो है अलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। और बांगर जानते ही हैं कि पुरानी कम उपजाऊ जलोढ़ मृदा या पुरानी जो अलुवियल सॉइल है उसको बांगर कहते हैं और जो नई अलुवियल सॉइल है उसको खादर कहते हैं। इतिहास को अगर हम लोग याद करें तो इतिहास में कुल 16 जनपद में से 8 जनपद उत्तर प्रदेश में थे। और लहुरा देव से चावल के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं जो कि 8,000 से 9,000 साल पुराने हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब कि 2,000 साल ऐसे जोड़िए और उसमें 8,000 प्लस 9,000 साल ऐसे जोड़िए, मतलब कि कुल 11,000 साल से लेके 9,000 साल तक पुराने जो साक्ष्य हैं चावल के वो मिलते हैं उत्तर प्रदेश से। और आधुनिक काल में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। 1925 में जो काकोरी एक्शन हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और उत्तर प्रदेश में कुल कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए हैं। और एक रिवीजन में मानेंगे तो जो प्रशासनिक ढांचा है उत्तर प्रदेश में उसमें कुल 18 मंडल, 75 जिले शामिल है। कुल प्रशासन हेतु स्तरीय प्रशासन विभाग का प्रशासनिक विभाजन किया गया है। मतलब कि जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बढ़िया एक प्रशासन के लिए उत्तर प्रदेश को एक क्लस्टर बाँटा गया है, 3-4 जिलों का एक क्लस्टर या एक गठरी बना दिया गया है कि इन जिलों का जो निस्तारण है वो जो मंडल लेवल है उस पे ही हो जाए ज़्यादातर और वो लखनऊ कम जाए इसलिए। और भौगोलिक विभाजन जैसे कि है, राज्य को 3 मुख्य क्षेत्रों में बाँटा गया है, भाबर व तराई क्षेत्र, गंगा यमुना के मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। प्रशासनिक सारांश करें तो कुल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। सीमावर्ती जो देश है एकमात्र उत्तर प्रदेश का जिसके साथ विदेशी सीमा लगती है, विदेशी मतलब कि जो हम लोग का देश का पार्ट नहीं है, वो है नेपाल। और नेपाल के साथ कुल हम लोग के उत्तर प्रदेश की 7 जिलों की सीमा लगती है। और जो हम लोग के देश के अंदर जो राज्य हैं उनके साथ मध्य प्रदेश जो है सबसे बड़ा राज्य है जिसका सीमा लगता है उत्तर प्रदेश के साथ। और कुल 11 जिलों 11 जिले लगते हैं उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ। और कृषि और जलवायु उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है जिसमें कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश को अगर हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाए तो कुल 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हैं उत्तर प्रदेश में।
मृदा सारांश का हम लोग अगर बात करें या मृदा संघनन का बात करें तो कुल 9 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। उसमें भी सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी। और जो प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश में वो गंगा नदी है या गंगा नदी तंत्र है। कुल जो गंगा नदी का जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि कुल लंबाई जो है गंगा नदी की वो तो 2525 किलोमीटर है। मगर जो उत्तर प्रदेश में लंबाई है गंगा नदी की वो है 1450 किलोमीटर। अगर गंगा को मेन नदी के अलावा और नदी माने, मतलब कि गंगा नदी तो मेन नदी है ही, उसके साथ और भी जो मेन नदियां हैं वो है यमुना की प्रमुख नदियां, और राज्य में हिमालयी, मैदानी और पठारी क्षेत्र की नदियां। मतलब कि गंगा यमुना एक प्रोमिनेंट नदी है, और कुछ जो हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है जैसे कि रामगंगा हो गई, गंडक हो गई, और मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदी जैसे कि गोमती हो गई, और जो पठारी क्षेत्र से निकलती है जो नदियाँ जैसे कि सोन हो गई, बेतवा हो गई, केन हो गई। तो ये सब कुल मोटी-मोटी जो बड़े-बड़े एरिया को कवर करती हैं, इस तरह की जो सब नदियाँ हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य एक याद है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। और दक्षिण के पठार हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि दक्षिण के पठार का जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, और प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। भाबर क्षेत्र जिसमें कि कंकड़ीली और पथरीली मिट्टियाँ होती हैं जहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। तो ये सब जो क्विक फैक्ट हैं सबको आप लोग को याद रखना है। चलिए अब आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।